साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के संबंध में क्या सत्य है। देखिए साथियों, उपार्जनकर्ता अभिकरण ठीक है द्वारा लिए जाने वाले सेवा शुल्क की सीमा 2% होती है, तो ये सही है। ठीक है, क्रयकर्ता द्वारा प्रदायकर्ता यानी खरीदने वाला और ये सप्लायर अभिकरणों को क्रयादेश ईमेल अथवा पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सही बात है। इन नियमों का उल्लंघन मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण माना जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ठीक है निविदा यानी टेंडर प्रस्तुत करने हेतु टेंडर फॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, 100 रुपये में उपलब्ध कराए जाते हैं, 50 रुपये में या फिर 10 रुपये में। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है टेंडर के लिए उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टेंडर फॉर्म जो है वो एक्चुअली उसकी फ़ीस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निःशुल्क। ठीक है, फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं किसी विभाग है ना, किसी विभाग द्वारा नई सामग्री खरीदी जानी है। ठीक है, तो विद्यमान पुरानी सामग्री को देखिए दोस्तों, विद्यमान पुरानी सामग्री को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, प्रक्रिया के तहत व्यापार किया जाता है, या फिर अधिकारी अपने घर ले जाते हैं, या फिर ऊपर के सभी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, अधिकारी अपने घर नहीं ले जा सकते। ठीक है, और फेंका भी नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया के तहत व्यापार किया जाता है। ठीक है, इसके लिए पूरी तरह से सबसे पहले टेंडर वगैरह ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है उस सामग्री को बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निम्न में से किन परिस्थितियों में इन नियमों से छूट होती है। देखिए दोस्तों, जो ये नियम बनाए गए हैं मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम जो हैं 2015 में, तो ये नियम है ना हमेशा कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जैसे एक तो प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इस संबंध में अगर कोई चीज़ खरीदी बेची जानी है तो वहाँ पर फिर इन नियमों में छूट होती है। ठीक है, तो दंगे हो जाए तो, अग्नि दुर्घटना हो जाए तो, ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन परिस्थितियों में इसमें क्या है, छूट है। ठीक है, रिलैक्सेशन है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के परिशिष्ट ब, ठीक है, 2 परिशिष्ट हैं इसमें, 2 अपेंडिक्स हैं। ठीक है, उन एक तो है ना मतलब अ वाली है और एक ब वाली है। तो यहाँ कह रहे हैं ब के अंतर्गत उपार्जनकर्ता अभिकरण है। देखिए दोस्तों, उपार्जनकर्ता अभिकरणों की बात करें तो देखिए, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। देखिए दोस्तों, अगला है मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, और अगला है मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, और उसके बाद उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ये जो उपार्जनकर्ता अभिकरणों की बात कर रहे हैं तो ये सभी हैं।
ठीक है, परिशिष्ट व के अंतर्गत ये सभी उपार्जनकर्ता अभिकरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत सेवाओं के उपार्जन के लिए परामर्शदाताओं की संख्या कितनी होती है? देखिए साथियों, यहाँ क्या है, सेवा उपार्जन के लिए, ठीक है, सेवा उपार्जन के लिए सरकार या शासन इस नियम के अनुसार कुछ कंसल्टेंट की जो है भर्ती करती है। ठीक है, ये कंसल्टेंट जो है खरीद बिक्री और सेवाओं के संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इनसे राय ली जाती है, ये विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कितने परामर्शदाता हो सकते हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों, 3 परामर्शदाता हो सकते हैं। ठीक है, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, परामर्शदाताओं यानी कंसल्टेंट्स के संबंध में टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR निम्न में से क्या क्या हैं? देखिए, तो उद्देश्यों का विवरण, ये ठीक है, किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा, कार्य पूरा करने की समय सारणी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए उपरोक्त सभी यानी सभी सही हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि जो परामर्शदाता हैं, ठीक है, तो इनके संबंध में जो विषय वस्तु है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, विषय वस्तु, तो उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ क्या है, जो विषय वस्तु उद्देश्यों का विवरण, किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा, कार्य पूरा करने की समय सारणी। ठीक है, इसके अलावा परामर्शदाता को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और जानकारी। ठीक है, जो सहायता है, जो फैसिलिटी है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो सहायता ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, एवं जानकारी। ठीक है, इसके बाद क्या है, परामर्शदाता से अपेक्षित अंतिम परिणाम। ठीक है, अंतिम परिणाम, फाइनली वो बताएं कि है ना, किस से हम खरीदें और किस से ना खरीदें। ठीक है, या हम किसको सेवा आउटसोर्स करें। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख साथियों, अगला क्वेश्चन है, RFP डॉक्यूमेंट में शामिल विषय हैं। देखिए RFP का मतलब ये है, देखिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, देखिए साथियों, RFP का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो RFP डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या विषय शामिल हैं, क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, ये कह रहे हैं। परामर्शदाताओं की प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना। ठीक है, विचारार्थ विषय यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस, प्रस्तावित संविदा की शर्तें, या फिर सभी। दोस्तों, यहाँ सभी बातें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हैं। ठीक है, पात्रता एवं पूर्व अर्हता मापदंड। ठीक है, यानी रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्रता, अर्हता और है ना, ये चीज़। परामर्शदाता दल के प्रमुख व्यक्तियों की सूची। ठीक है, जिनके बारे में बताया जाएगा कि वो एकेडमिक और व्यावसायिक योग्यता का अनुभव क्या है, उनका कैसा है। ठीक है, निविदा मूल्यांकन, मानदंड और चयन प्रक्रिया। ठीक है, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, प्रस्तावित संविदा की शर्तें हमने यहाँ पे बताया। देखिए, ठीक, कार्य की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा, अंतिम प्रारूप रिपोर्ट की समीक्षा के लिए ठीक है अपनाई जाने वाली एक प्रस्तावित प्रक्रिया, ये सभी विषय उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, विलंबित निविदा अथवा लेट टेंडर। देखिए, अगर विलंबित निविदा यानी कि लेट प्राप्त हुई जो टेंडर हो जाते हैं, है ना, उसके साथ में उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लेट पेमेंट के साथ विचार किया जाता है, कोई विचार नहीं किया जाता, प्रतीक्षा रद्द कर दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, जब कोई निविदा विलंबित यानी कि लेट हो जाती है, ठीक है, एक है ना फिक्स डेट, देखिए फिक्स डेट के बाद अगर कोई टेंडर आता है,
टेंडर प्रपोजल, तो उसको जो है क्या किया जाता है, कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, नो एंटरटेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला ये है कि तकनीकी निविदा यानी कि टेक्निकल टेंडर का विश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, संबंधित विभाग के, यानी इसको कौन करता है। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन और एनालिसिस कौन करता है। देखिए, तकनीकी पेशेवर से कराया जाता है। ठीक है, विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति करती है, या फिर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं, या फिर सभी। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, जब कोई टेक्निकल टेंडर आता है, ठीक है, टेक्निकल टेंडर, तो उसके लिए उसका एनालिसिस, ठीक है, और है ना इवैल्यूएशन कौन करेगा। देखिए दोस्तों, उसको जो है विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ये कार्य करती है, एनालाइज करेगी और इवैल्यूएट करेगी। ठीक है, और यह समिति जो है, देखिए वह समिति जो है विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को, ठीक है, स्वीकार करने, जो प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार करने या अस्वीकार करने। ठीक है, तो इन दोनों बातों के लिए क्या करेगी, इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण लिखेगी। ठीक है, अगर स्वीकार किया है तो क्यों, और अस्वीकार किया है तो क्यों। ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विभाग द्वारा केवल उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाता है जिन्हें, है ना, इनमें से किसके द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया जाता है। देखिए साथियों, यहां क्या है, जो कौन कौन यहां ऑप्शन क्या है, देखिए राज्य शासन द्वारा, क्रय अधिकारी द्वारा, परामर्शदाता द्वारा, या मूल्यांकन समिति द्वारा। देखिए साथियों, हमने अभी प्रश्न में पढ़ा कि तकनीकी जो निविदाएं होती हैं उसको मूल्यांकन समिति, है ना, उसको करती है एनालाइज। तो यहाँ पात्र कौन घोषित करेगा, मूल्यांकन समिति। ठीक है, यानी कि वही बात है कि स्वीकार करना, वही अभी मैंने बताया कि स्वीकार करना और अस्वीकार करना, ठीक है, ये दोनों ही बातें किसके ऊपर हैं, मूल्यांकन समिति के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला सवाल ये है, विभाग द्वारा संभावित निविदाकर्ताओं की सूची तैयार की जाती है। यानी विभाग कैसे संभावित संविदाकर्ताओं को पहचानेगा। देखिए दोस्तों, विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्य, ठीक है, जैसे खरीद बिक्री और सेवा आउटसोर्सिंग के लिए जो कार्य करती हैं कंपनियां या जो भी, है ना, उनके संबंध में, ठीक है, ऐसे कार्यों में संलग्न, ठीक है, संगठनों से औपचारिक और अनौपचारिक पूछताछ करेगा। ठीक है, तब ये संविदाकर्ताओं की सूची तैयार करेगा। व्यापारिक पत्रिकाओं के माध्यम से भी करेगा, वेबसाइट के माध्यम से भी करेगा। ठीक है, उनकी मतलब पत्रिकाओं में पढ़ेगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है इस काम के लिए, है, और वेबसाइट चेक कर लेगा। ठीक है, पर्टिकुलर फर्म ये कार्य कर रही है ऐसे। तो ये सभी हैं, है ना, सभी के माध्यम से संभावित जो संविदाकर्ता है उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं विभाग आवश्यकता अनुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, देखिए मितव्ययिता की दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम खर्चे में हमारा काम हो जाए। कार्य कुशलता, ठीक है, बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो यहाँ आंसर यही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य हेतु तैयार निविदा दस्तावेज यानी टेंडर डॉक्यूमेंट में शामिल होता है। देखिए क्या क्या शामिल होता है, संविदाकर्ता से कराए जाने वाले कार्य या सेवा का ब्यौरा, बिल्कुल ठीक, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उसको उस डॉक्यूमेंट में लिख दीजिए।
विभाग द्वारा संविदाकर्ता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और जानकारियों को पूरी तरह से लिखेंगे। जो आपको कार्य अपेक्षित है या सेवा अपेक्षित है उसके लिए संविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और मानदंड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 लाख रुपए या कम के अनुमानित मूल्य के कार्य या सेवा के लिए विभाग द्वारा किस नियम के अंतर्गत संभावित संविदाकर्ताओं की प्राथमिक सूची तैयार की जाती है। देखिए दोस्तों, नियम 50, नियम 51, 52, 53 कौन से नियम के आधार पर है। देखिए साथियों, नियम 52, ठीक है, रूल नंबर 52 के आधार पर ये प्राथमिक सूची फर्स्ट लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सीमित निविदा के लिए देखिए, जो लिमिटेड टेंडर है उसकी बात करें अगर, है ना, देखिए तो लिमिटेड टेंडर के केस में, ठीक है, संविदाकर्ताओं की जो संख्या है, इस प्रकार जो सूची तैयार की जाएगी उसकी, है ना, उसकी संख्या 6 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, कम से कम 6। ठीक है, ये है प्रथम दृष्टया पात्र जिनको कहते हैं उनके आधार पे। ठीक है, तो जो ये चीज़ नियम 11 के आधार पर है ना, जो लिमिटेड टेंडर का केस है। ठीक है, तो ये नियम यानी रूल नंबर 11, और ये जो प्राथमिक सूची तैयार करने की बात है ये नियम 52 के तहत तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपए से अधिक के लिए कार्य सेवा के लिए विभाग द्वारा, ठीक है, खुली निविदा, ओपन टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इस संबंध में क्या होता है कि राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और 2 राज्य स्तरीय अखबार में एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर या पोर्टल पर दिया जाता है। तो इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन, है ना, निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम कितने दिनों का समय दिया जाता है। जिन्हें जिन्हें हमें, मतलब जो ओपन टेंडर में शामिल होना चाहते हैं उन्हें कितने दिन का टाइम देंगे आने के लिए। देखिए दोस्तों, उनको जो है न्यूनतम 21 दिन का टाइम दिया जाता है इस कार्य के लिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, प्रस्ताव जो दिए जाते हैं, जो प्रस्ताव आएंगे यहाँ पे वो 2 बिड प्रणाली से आएंगे। ठीक है, 2 बिड प्रणाली बोली का प्रकार है। ठीक है, ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आपवादिक परिस्थिति में विशेष रूप से चुने गए संविदाकार को कोई कार्य आउटसोर्स करना आवश्यक हो तो विभाग में सक्षम प्राधिकारी इनमें से किसके परामर्श के बाद ऐसा कर सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसी अवस्था में जब कोई आपवादिक स्थिति हो तो सक्षम प्राधिकारी जो है वो वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ऐसा कार्य या उस संविदाकार को कोई पर्टिकुलर कार्य आउटसोर्स कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए देखिए, यहाँ और एक चीज़ यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, पसंद से आउटसोर्सिंग का मामला है। ये जो हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, पसंद से आउटसोर्सिंग। और ये नियम नंबर कौन सा दिया है, 58 में है। ठीक है, पसंद से आउटसोर्सिंग ये कहाँ पर है, नियम 58 में। ठीक है, चलिए संविदा के पर्यवेक्षण की अगर बात करें, देखिए संविदा का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन,
है ना। देखिए दोस्तों, संविदा का सतत पर्यवेक्षण कराया जाता है, ठीक है, विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का, जो परामर्शदाता ने, है ना, जो कार्य किया है अपना, उसका सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा, ताकि जो परिणाम है, रिजल्ट है ना, वो उद्देश्यों के अनुरूप हो। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? ये 59 नंबर में दिया गया है, रूल नंबर 59 में। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यही प्रश्न है, मध्य प्रदेश भंडार एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में कुल कितनी धाराएं या रूल हैं, है ना, कुल कितने नियम हैं, ये पूछ रहे हैं, कितने नियम हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है भंडार स्टोर परचेज रूल, है ना, इसमें कितने नियम है? 59। ठीक है, 59 पूरे नियम हैं इसमें, 59 धाराएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के संबंध में क्या सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या सत्य नहीं है पूछा है। देखिए साथियों, हम देख लेंगे यहाँ पे नियम 56 में क्या दिया गया है? तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन, तो ये सही है। ठीक है, नियम 57 में वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन, ये सही है। ठीक है, नियम 58 में विलंबित निविदाएं, ठीक है, ये सही नहीं है। नियम 59 में संविदा का पर्यवेक्षण, सतत पर्यवेक्षण अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नियम 58 विलंबित निविदाएं, ये सत्य नहीं है। 58वें नंबर में क्या दिया गया है? देखिए दोस्तों, इसमें पसंद से आउटसोर्सिंग, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसे पढ़ लिया था। पसंद से आउटसोर्सिंग, सेवा का आउटसोर्सिंग, ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग किस नियम के अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों, 50 में, 51 में, 52 में, 53 में, कौन से नियम में आती है? तो ये आती है नियम नंबर 51 में। ठीक है, नियम नंबर 51 में सेवाओं की आउटसोर्सिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि नियम नंबर 51 में क्या है, तो देखिए नियम नंबर 51 में हमने बता दिया सेवाओं की आउटसोर्सिंग है। और नियम 50 में क्या है? देखिए दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। देखिए साथियों, 50 नंबर में हमने बताया संविदा की निगरानी। ठीक है, 51 में हमने देख लिया सेवाओं की आउटसोर्सिंग। 52 में हम देख रहे हैं संभावित संविदाकर्ताओं की पहचान। ठीक, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला क्या है? नियम 53 में क्या है? निविदा की तैयारी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन यह है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा कार्य नियम 2015, देखिए कि भाग 2 में सेवाओं के उपार्जन, है ना, भाग 2 में क्या है? सेवाओं का उपार्जन। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भंडार क्रय से संबंधित मामला है। ठीक है, तो के संदर्भ में क्या सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, भाग 2 में हमने अभी बताया कि क्या है? सेवाओं का उपार्जन है। ठीक है, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? वस्तुओं का उपार्जन, है ना, यानी वस्तुओं की खरीदी, तो वस्तुओं का उपार्जन है भाग 1 में। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना 37 नंबर में दी गई है, बिल्कुल ठीक बात है। सेवाओं के उपार्जन से संबंधित जो है वो प्रस्तावना 37 नंबर में। उसके अलावा सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी, देखिए ये 38 नंबर में नहीं है। ठीक है, ये 38 नंबर में नहीं है, ये कहाँ है? 39 नंबर में है। ठीक है, सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी को जो है बताया गया है किस नंबर में? 39 नंबर में। 38 नंबर में क्या है? देखिए दोस्तों, 38 नंबर में है परामर्शदाताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य सेवाओं की पहचान। ठीक है, अब देखिए अगला क्या? अपेक्षित सेवा का कार्यक्षेत्र, ये 40 नंबर में है, ये ठीक है। संभावित स्रोतों की पहचान
ठीक है, ये 42 नंबर में है, ये सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा सेवा उपार्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अगरबत्ती, ठीक है, कपड़े धोने का साबुन, शहद, अचार, पापड़, सरसों का तेल जैसी वस्तुएं किस उपार्जनकर्ता अभिकरण के अंतर्गत आती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ये उपार्जनकर्ता अभिकरण हैं, 3 हमने जब शुरुआत में पढ़े थे, है ना, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। तो देखिए ये इनमें से किन के अंतर्गत आती है। ये जो अगरबत्ती, कपड़े धोने का साबुन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, है ना, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। ये कह रहे हैं उपार्जनकर्ता अभिकरण द्वारा, ठीक है, उपार्जनकर्ता, कर्ता गलत टाइप हो गया, कर्ता इस तरह से लिखा जाएगा। अभिकरण द्वारा किए जाने वाले सेवा शुल्क की सीमा, लिए जाने वाले आएगा यहाँ पर, ठीक है, लिए लिखा जाएगा। लिए जाने वाले सेवा शुल्क की सीमा निम्न में से कितने प्रतिशत होती है। देखिए दोस्तों उपार्जनकर्ता अभिकरण जो है वो यहाँ पे जो अपना जो शुल्क लेगा तो उसको कितना है वो, ठीक है, देखिए 2%, ठीक है, ये 2% लेगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता का प्रावधान किस नियम के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों 25वें नंबर में ये लिखा गया है कि प्रदेश के उद्योगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए साथियों मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में आंशिक संशोधन किया गया था 2016 में। ठीक है, इसमें क्या है, नियम नंबर 25.3 है ना, 25.3 के पश्चात नया नियम 25.4 अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नियम 25.4 में क्या है, निविदा में L1 का निर्धारण। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय स्तर की निविदा में प्रदेश के उद्यम द्वारा, ठीक है, प्रदेश के उद्यम द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रदेश के वैट कर की राशि, ठीक है, देखिए वैट की राशि की बात कर रहे हैं, वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैट की राशि को छोड़कर तथा प्रदेश के बाहर की इकाइयों की दरों में केंद्रीय विक्रय कर की राशि जोड़कर प्राप्त दरों के आधार पर L1 का निर्धारण किया जाएगा। ये जो है बनाया गया था नया नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर चेंज हुई। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, एक चेंज और ये हुआ कि नियम 25.2 को, ठीक है, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, ऐसे बताया कि निविदा में मूल्य कोटेशन, देखिए इसके अंतर्गत 2 चीज़ थी ना, एक तो था देखिए क में था आरक्षित वस्तुएं, ठीक है, तो आरक्षित वस्तुओं के संबंध में, और दूसरा था अनारक्षित वस्तुएं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए साथियों आरक्षित वस्तुओं की बात करें तो उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा आरक्षित वस्तुओं के दर संविदा यानी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होंने L1, ठीक है, L1 प्लस 15%, ठीक है, के मूल्य बैंड के भीतर टेंडर में दरें प्रस्तुत की हैं
तो वहाँ उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर, ठीक है, उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50% तक के आपूर्ति की अनुमति होगी। ठीक है, ये आरक्षित वस्तुओं के लिए है। अनारक्षित वस्तुओं की अगर बात करें तो देखिए, ये कह रहे हैं कि उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अनारक्षित वस्तुओं हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के प्रथम 3 सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होंने L1 प्लस 15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, तो वहाँ उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के, ठीक है, दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50% तक के आपूर्ति की अनुमति होगी। मतलब वहाँ पर भी एक वही चीज़ है, 3, लेकिन यहाँ 3 है, 3 का मामला है ना, 3 ऐसी फर्म्स जो होंगी वो करें ऐसा, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी थी, देखिए वो देख लेंगे हम। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, ये जो मध्य प्रदेश स्टोर परचेज नियम 2015 में परिशिष्ट ब में कंडिका 4 जोड़ी गई। ठीक है, जिसको MP यानी मध्य प्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ बुरहानपुर कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या, समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी, ठीक है, एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र, ठीक है, ये वस्त्र जिनके बारे में मैंने बताया अभी, ठीक है, चाहे कॉटन के हों, चाहे वो सूती हों, ऊनी, मतलब सूती, ऊनी, रेशमी, किसी भी तरह के हों। फिर दूसरा कह रहे हैं पुरुष कर्मचारी की वर्दी, पैंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा। ठीक है, महिला कर्मचारियों की वर्दी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और सलवार सूट का कपड़ा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर है सिले सिलाई कोट। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, ये चीज़ एक बदली गई है, मतलब जोड़ी गई है इसमें। ठीक है, इसके अलावा नियम 26.2 के पश्चात, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि नए नियम अंतः स्थापित किए हैं। ठीक है, देखिए 26.3 बनाया है एक तो, और एक 26 मतलब इसी 3 के अंतर्गत इन्होंने बनाए हैं 26.3.1 और 26.3.2। ठीक है, ये तो जो 26.3.1 में क्या इन्होंने कह दिया है कि सहकारी जो पावरलूम बुनकर सहकारी संघ बुरहानपुर है, इसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले वस्त्रों की दरों का निर्धारण उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा है यानी कि 26.3.2 वो कह रहे हैं कि प्रदाय किए जाने वाले वस्त्र के दर निर्धारण तथा प्रदाय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। इतना इसमें बदलाव किया गया था। ठीक है, नियम 2015 में। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने पूरा मध्य प्रदेश भंडार क्रय 2000 जो भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इस लेक्चर के साथ ही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ यदि आपको यह अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।